प्रिय अभ्यर्थियों, 2023 में होने वाली सीजीपीएससी प्री की परीक्षा को अब लगभग 1.5 महीने बाकी हैं। तो इस बचे हुए 1.5 महीने में हमारी रणनीति क्या हो, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं कई बिंदुओं पर आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जब रेस जीतना हो तो रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। जब धावक रेस में भाग लेता है तो दौड़ते-दौड़ते जब वह अंतिम क्षणों में आता है, तो वह अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। साथ ही अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करता है ताकि वह रेस जीत जाए और वह रेस जीत जाता है। उसने पहले क्या किया, ये उतना मायने नहीं रखता, जितना मायने क्या रखता है कि लास्ट में उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई कि नहीं, उसने अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग किया कि नहीं। वैसे ही जब कभी भी कोई युद्ध होता है, तो उस युद्ध को जीतने के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है। पहले सैनिक यदि 4 घंटे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अब उनकी ट्रेनिंग 6 घंटे होगी, 8 घंटे होगी। साथ ही उनकी पूरी ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे ही पीएससी के पीएससी की जो परीक्षा है, प्री जो होने वाला है, वो आप अभ्यर्थियों के लिए एक युद्ध है और आप उसके योद्धा हैं। तो आपको अपनी ट्रेनिंग बढ़ानी होगी। कहने का मतलब ये है कि अब इस अंतिम क्षणों में आपको ज़्यादा समय देना होगा पढ़ने में, अपनी पूरी ऊर्जा लगानी होगी और साथ ही अपनी गति भी बढ़ानी होगी। तो आप अपनी गति बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि लगभग 1.5 महीने बचे हैं, 45 दिन बचे हैं। तो 15 दिन में, इस 15 दिन में, शुरू के 15 दिन में आप चाहें तो थोड़ा बहुत नया चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो 1 महीना बचेगा, उसमें आप केवल और केवल क्या करिए? रिविज़न करिए। इसलिए रिविज़न करिए ताकि जो पहले आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाए। यदि आप रिवीजन नहीं कर पाए तो पहले जो आपने पढ़ा था उसका लगभग 35 से 40% आप भूल जाएंगे और आप जो नया पढ़ने वाले हैं उस 1 महीने में उसका जो हिस्सा है वो जो आप भूल जाएंगे उससे कम रहेगा। तो बेहतर है कि आप पुरानी चीजों को ही क्या करें? रिवाइज करें। यदि कोई हिस्सा छूट गया है पढ़ने में तो आप क्या करें? अभी ही इस बचे हुए 15 दिन में ही उसको क्या करें? कवर कर लें। तो आपको बचे हुए 1 महीने में रिवाइज करना है। ठीक है? ये दूसरी बात थी। तीसरी बात हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग करंट अफेयर के पीछे खूब भागते रहते हैं। साल भर करंट अफेयर पढ़ते हैं, लास्ट में भी ज्यादातर समय करंट अफेयर में निकालते हैं। सीजीपीएससी की जो परीक्षा है वो करंट अफेयर के अनुरूप नहीं है। उसमें करंट अफेयर ज्यादा हो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जैसे यूपीएससी में करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं, वैसा क्वेश्चन सीजीपीएससी में नहीं आता। तो करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस करना बुद्धिमानी नहीं है। करंट अफेयर्स को आप 5 से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, परीक्षा के 5 से 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आप क्या करें? पढ़ें। कोई एक अच्छी सी बुक ले लें, वहां से करंट अफेयर पढ़ें। करंट अफेयर में भी लोग ज्यादातर घुस घुस कर क्या पढ़ते हैं? जो अंक वाले डेटा हैं कि 203.5, 206.8, है ना? तो ऐसे डेटा जो डिजिट से संबंधित हैं, अंकों से रिलेटेड हैं, अंक वाले जो डेटा हैं, इन डेटास को आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग डेटा जारी करती हैं। जैसे एक ही वन रिपोर्ट, मतलब वनों की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, इसके लिए अलग अलग संस्थाएं, है ना, अलग अलग क्या करते हैं? डेटास जारी करते हैं और एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है और हमसे बनता नहीं है। तो क्यों हम उन डेटास को याद करने में अपना बुद्धि खपाए जो हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है? हमने याद भी कर लिया तो जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में हमसे बन जाए। तो करंट अफेयर को आपको उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो सामान्य है, जिनको आप आसानी से याद कर सकें, है ना? बाकी जो नाम है, नई नियुक्तियां हैं, किसी को कुछ सम्मान मिला है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन जो अंक वाले डेटा हैं, उनमें उन्हीं चीजों को याद करें जिनको आप याद रख सकें, जो परीक्षा में आए तो बने। तो वैसे भी करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, अंक वाले होते हैं, तो बहुत सारे लोगों से बनते नहीं हैं क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। हमें उन टॉपिक्स पे जोर देना है, उन विषयों पे जोर देना है जो हमेशा स्थिर रहने वाले हैं। जैसे इतिहास के क्वेश्चन,
बदलने वाले नहीं है, स्थिर रहने वाले हैं। साइंस के क्वेश्चन है, भूगोल के क्वेश्चन है, संविधान के क्वेश्चन है, आप इसको परफेक्ट करिए। ठीक है, तो ये हो गई। अब विषय, तो ये तीसरी बात थी करंट अफेयर वाली बात। चौथी बात ये कि किसी विषय में आप ये समझिए पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देख के कि किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। सबको आपको नहीं पढ़ना है। जहां से किसी विषय के जिस हिस्से से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें तो साइंस में जनरली इन्वेंशन से, खोज और आविष्कार, यहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना। मिश्र धातु से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, रोग से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह की चीजों को ज्यादा पढ़ें। तो किसी विषय के जिस हिस्से से ज्यादा क्वेश्चन आता है उस हिस्से को बेहतर से बेहतर करें, उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करें, और जब समय बचे तब आप क्या करें, एक्स्ट्रा चीजों को देखें, क्योंकि सिलेक्शन आपको वही दिलाएंगे। ठीक, एक ये बात, ये चौथी बात हो गई। पांचवी बात अब ये है कि यदि आपका सेकंड पेपर में कोई समस्या है, सेकंड पेपर भी बहुत सारे लोगों के लिए चुनौती होती है, कई लोग पास नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड पेपर में आप गणित में सरल चैप्टर्स को पहले अच्छा करिए। सरल चैप्टर्स, जैसे सरल चैप्टर्स कौन से हैं, औसत है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है ना, चाल समय दूरी है। इन सरल चैप्टर्स को अच्छा कीजिए, यहीं से आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको जबरदस्ती के भिन्न, सरलीकरण, चक्रवृद्धि ब्याज और क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति आदि में जाने की जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त है। यदि छत्तीसगढ़ी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी में क्या पढ़ें, मुहावरे लोकोक्ति से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ी शब्दावली से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन कम आते, ग्रामर वाला जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ी का, वहां से क्वेश्चन कम आते हैं। तो छत्तीसगढ़ी शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्ति, इनको ज्यादा अच्छा करें, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हिंदी में देखें तो पर्यायवाची से, विलोम शब्द से, संधि समास से, उपसर्ग प्रत्यय से और मुहावरे लोकोक्ति से, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी चीजों में अपना समय न खपाएं, इनको बेहतर करें, ताकि आप क्या कर सके, सेकंड पेपर भी आराम से क्वालिफाई कर सके। तो ये तो हो गई विषय वाली बात। अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग लास्ट में क्या हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो आपको बोर नहीं होना है, ये तो अंतिम क्षण है। यहाँ आपको अपनी रफ्तार और ऊर्जा दोनों बढ़ानी है। तो यदि आप बोर हो रहे हैं तो अपने पढ़ने का तरीका बदलिए। आप सिंगल पढ़ के बोर हो रहे हैं तो आप ग्रुप में पढ़िए, 2 लोगों के, 4 लोगों की ग्रुप में पढ़िए, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़िए। आधा घंटा पढ़िए, फिर 15 मिनट रेस्ट लीजिए, कुछ मनोरंजक कार्य कीजिए, फिर आधा घंटा पढ़िए। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़िए। मतलब आपको ही अपना तरीका खोजना होगा कि आप कैसे पढ़ें तो आप बोर ना हो। ठीक है, आप अपनी ही चीजों को रिकॉर्ड करके रख लीजिए बोलकर, और जब आपका पढ़ने का मन ना हो तो उसी रिकॉर्ड किए हुए चीज को आप सुन लीजिए, तो आपको बार बार वो क्या होते रहेगा, रिवाइज होते रहेगा। ठीक, तो आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना है ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि लास्ट में आपको अपनी ऊर्जा और रफ्तार दोनों अच्छी रखनी है। तो ये हो गया बोर होने वाली बात। अब देखते हैं कि आपको अपनी दिनचर्या भी क्या करनी है, फिक्स रखनी है। सोने और उठने का टाइमिंग एकदम फिक्स रखिए। और हाँ, जैसे 11 बजे सो जाइए, 6:30 बजे उठ जाइए, या आप दूसरा टाइम भी रख सकते हैं, लगभग उसमें 10-15 मिनट का ही ऊपर नीचे हो, लेकिन आपकी दिनचर्या लगभग फिक्स हो कि आप इतने बजे सोएं, इतने बजे उठें। आप जैसे हैं पहले से वैसे, यदि आप 2 बजे सोकर 8 बजे उठते हैं तो वैसा ही रखिए, लेकिन फिक्स रखिए उसको, ताकि आप एक फिक्स समय में पढ़ सकें। क्योंकि जब फिक्स होता है ना, ये शरीर जो व्यवस्थित होता है, दिमाग जब व्यवस्थित होता है, तो ज्यादा चीजें स्टोर हो पाती हैं। ठीक, डेटा ज्यादा नहीं भरना है अपने अंदर में, फालतू के डेटा जहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसी चीजों को ज्यादा नहीं भरना है, क्योंकि हमारा दिमाग भी मोबाइल के जैसे है। यदि ज्यादा डेटा भरेंगे तो हैंग होगा, और जो डेटा आप चाह रहे हैं वो डेटा नहीं मिलेगा। उस हैंग होने के कारण जो डेटा आप चाह रहे हैं, जिसकी आपको जरूरत है, वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए डेटा कम डालना है, जरूरी डेटा को डालना है, क्योंकि आपकी मेमोरी की भी क्षमता है। एक समय में, एक निश्चित समय में एक निश्चित डेटा ही आप डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके उसमें ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन समय कम है, तो अनर्गल चीजों को नहीं पढ़ना है, काम के लायक चीजों को ज्यादा पढ़नी है। मोबाइल फोन से बिल्कुल दूर रहना है। यदि मोबाइल फोन से आप अपना नियंत्रण
हटा लिए। मतलब यदि आपने मोबाइल फ़ोन को नियंत्रित नहीं किया, मोबाइल फ़ोन ने आपको नियंत्रित कर लिया, तो समझिए आप सिलेक्शन से बाहर हैं। मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठान लीजिए कि रात को मैं 11 बजे सोता हूँ, तो सोऊँगा ही, बिल्कुल नहीं देखना है। आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं डेटा प्लान, तो लोग 1 घ 10 मिनट देखना चाहते हैं और कब 1 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता, कब 2 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता, फिर अफ़सोस भी होता है ना? तो बिल्कुल नहीं, मोबाइल फ़ोन को एकदम साइड ही कर देना है आपको। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गलत संगति से आप दूर रहें, गलत माहौल से दूर रहें। जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, खाली टाइम पास करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। पॉजिटिव लोगों से, पढ़ने वाले लोगों की संगति करें और अपने कमरे के माहौल को, अपने आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बनाकर रखें। यदि कमरे में अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी तस्वीरें नहीं है, अच्छी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, खराब चीजें हैं, है ना? तो उन चीजों को हटाकर बेहतर चीजें कमरे में रखें। किसी अच्छे कवि की कविता रख लीजिए, किसी साहसी व्यक्ति के कथन रख लीजिए, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के कोई वाक्य रख लीजिए, कोई उदाहरण रख लीजिए, उसको चिपका के रखिए। आपका जो गोल है उसको लिख के रख लीजिए। ऐसा आप अपने कमरे के माहौल को भी क्या करें, बदलें, अपनी संगति को भी बदलें। और एक महत्वपूर्ण बात, खाना पीना अच्छा रखें। कई लोग क्या करते हैं, खाने पीने से समझौता करते हैं कि 20 रुपए की अच्छी चीज खाने के बजाय 5 रुपए का समोसा खाकर पेट भर लेते हैं, फिर शरीर में ऊर्जा नहीं रहती और दिमाग अच्छे से गेन नहीं कर पाता। तो दोनों टाइम भरपूर नाश्ता करिए, अच्छा खाना खाइए। 2000 के टिफिन में नहीं हो रहा है तो 2500 का टिफिन लीजिए, लेकिन अच्छा खाना खाइए, क्योंकि शरीर में ऊर्जा रहेगी। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और आपका मन स्वस्थ रहेगा तभी आपकी बुद्धि में चीजें स्टोर हो पाएंगी। तो स्वस्थ तन के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा खाना खाना होगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे एक बिजनेस में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वैसे ही क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने शरीर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि की क्षमता क्या होगी, अच्छी होगी। और इस क्षमता से आप क्या कर पाएंगे, ज्यादा चीजों को स्टोर कर पाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं ना, इसको दूसरे तरीके से नहीं देखना है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं सक्षम होते हुए भी। तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, जो आपको इतना आउटपुट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो खाना पीना में भी समझौता नहीं करना है कि मैं अपने पिताजी का पैसा खर्च कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अच्छा खाना खाइए, अच्छे से रहिए, एनर्जेटिक रहिए और खूब पढ़िए। ध्यान यही रखना है कि आप बोर ना होने पाए। बेहतर तरीका निकालिए कि आप बोर ना हो, अच्छे तरीके से क्या करें, पढ़ाई करें। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद यदि कोई नया स्टूडेंट है, जो अभी 20 साल का है, 21 साल का है, 22 साल का है, पहली बार प्री दे रहा है या दूसरी बार प्री दे रहा है, तो जनरली जो ऐसे स्टूडेंट हैं, ये नए स्टूडेंट, इनको क्या लगता है कि मेरी उम्र अभी छोटी है, मेरी उम्र अभी छोटी है, मेरे पास काफी समय है। तो कब समय पलक झपकते निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। पलक झपकते ही 5 साल निकल जाते हैं और कब आप युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपने 21 साल में कदम रखा है, तो अब आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ वहां उतरिए। नहीं करेंगे तो कब आपके 2 से 3 साल गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा और घर से फिर दबाव आने लगेगा कि बेटा तू कर क्या रहा है, अब वापस आ जा, बहुत पैसे खर्च हो गए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो आप कम उम्र के नहीं हैं, आप पर्याप्त, आपकी उम्र हो चुकी है, आप में अब क्षमताएं हैं। आप बिल्कुल पूरी एनर्जी लगाकर, पूरी ऊर्जा लगाकर क्या करें, तैयारी करें। अपने आप को छोटा ना समझें कि मेरे पास बहुत समय है, ऐसा ना समझें। आप सोचिए, जब 19 साल की उम्र में भगत सिंह देश के लिए फांसी पर झूल गए, 25 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों को पढ़ लिया, अद्वैत वेदांत का दर्शन दे दिया, भारत की संस्कृति को, पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि जो कम उम्र के स्टूडेंट होते हैं, उनमें बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस आता है। क्लास में टॉप कर गए तो, या कोई छोटी मोटी सफलता मिल गई तो, या कॉलेज में आप टॉप कर रहे थे तो, है ना, या आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस आता है। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये हमको मेहनत से दूर ले जाता है और हम हवा हवा में रह जाते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छे अच्छों की बैंड बजा दी है।
इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। एक सामान्य स्टूडेंट की तरह आपको मेहनत करनी है, अच्छा करना है, तब जाकर आप कहीं सफल होंगे, नहीं तो क्षमता होते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप सफल नहीं हो पाएँगे। आप जिन चीज़ों को भूलते हैं, एक बात और, आप जिन चीज़ों को भूलते हैं, उनका क्या बनाइए, कोड बनाकर उनको याद कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि कोड क्या हो, सरल हो, जिसको आप याद रख पाएँ। ऐसा कोड ना बना लें कि कोड ही को याद करना पड़े। आम जीवन से जुड़ा हुआ कोड होना चाहिए। कुर्सी पर कोई कोड बना लो, आपके गाँव का कोई व्यक्ति का नाम है, उससे कोई कोड बना लो। जैसे कि गांधी मीमांसा, रामदयाल तिवारी की रचना है गांधी मीमांसा छत्तीसगढ़ में, है ना? तो आपके गाँव में किसी का नाम रामदयाल हो, तो आप उससे जोड़कर उसको याद कर लो। तो इस तरह से आम जीवन से जुड़ा हुआ कोड होना चाहिए, जो आपको क्या हो, याद रह सके। ठीक है? फिर बात ये है कि आप दूध के समान हो या आपकी मेहनत दूध के समान है। जितना औटेगी उतनी उसमें क्या आएगी? मिठास आएगी। मतलब जितना आप मेहनत करोगे उतनी आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। कहते हैं कि भाग्य के भरोसे नहीं अपने आप को नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्यवादी को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको भाग्यवादी नहीं बनना है, मेहनत करने वाला बनना है। और यदि आप मेहनत नहीं करते हो तो कोई और मेहनत करेगा और आपके हिस्से की सफलता भी वही ले जाएगा। अंत में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, ताकि आप में भी ऊर्जा बनी रहे, आप में भी जोश बना रहे और आप प्री की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्रकवि थे। तो उन्होंने कहा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मतलब जब व्यक्ति खम ठोक कर, जंघे को ठोक कर ठेलता है, मतलब धक्का लगाता है पर्वत को, तो पर्वत भी क्या हो जाता है? हिल जाता है। तो उन्होंने कहा है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। ठीक? तो इन पंक्तियों को ध्यान रखें, अपने जुनून ऊर्जा को बनाए रखें और पीएससी की अच्छे से तैयारी करें। मेरी ओर से सीजीपीएससी प्री के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।